सुबह 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सियोरी की दोनों नर्स उसे पूरी सच्चाई बताती हैं कि तुम रोड एक्सीडेंट के बाद से कोमा में थी और अब पूरे 13 साल के बाद जागी हो, जिस वजह से अब तुम्हारी एज 17 साल नहीं बल्कि 30 साल है। तो ये सुन सियोरी उनकी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और कहती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, यानी मैं 30 की नहीं बल्कि अब भी 17 की ही हूँ। मगर जब नर्स ने सियोरी के कहने पर उसको मिरर दिखाया तो ये देख सियोरी बहुत बुरी तरह शॉक रह गई और बोलती है कि नहीं, ये मेरा फेस नहीं हो सकता, आप मुझे दूसरा मिरर ला के दो, इस मिरर में जरूर कुछ खराबी है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर दोनों नर्स सियोरी के लिए बुरा फील करने लगती हैं। बाहर डॉक्टर बताते हैं कि अभी सियोरी बहुत बड़े सदमे में है, यानी 17 साल की उम्र से एकदम से 30 साल का हो जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं। पर क्या तुम्हें उसकी फैमिली का कांटेक्ट नंबर मिला? जिस पर नर्स बताती है कि सियोरी की फैमिली ने जो कांटेक्ट नंबर दिया था वो बंद आ रहा है। और वहीं दूसरी नर्स बताती है कि वो मुझसे बार बार अपनी फ्रेंड सुमी के बारे में पूछ रही है, जिसकी बस एक्सीडेंट में हैंड टू हैंड डेथ हो गई थी। तो ये सुन डॉक्टर भी सियोरी के लिए काफी बुरा फील करते हैं। और वहीं रूम में सियोरी पुरानी बातें याद करती है जो वो अपनी फ्रेंड सुमी से किया करती थी कि जब मैं 30 साल की होंगी तो तब तक मैं पक्का एक बहुत ही फेमस वायलिनिस्ट बन चुकी होंगी। जिस पर सुमी बोलती है कि हाँ, और मेरी शादी हो चुकी होगी और मेरे 2 बेबीज भी होंगे। तो ये सुन सियोरी जोर जोर से हंसने लगती है। प्रेजेंट में सियोरी खुद को देखते हुए बोलती है कि मेरे 80s एंड 20s का क्या, यानी मैं एकदम ही एडल्ट क्यों बन गई और बिल्कुल भी कॉलेज डेज नहीं देख पाई। मुझे नहीं होना 30 साल का, मैं वापस से 17 साल की बनना चाहती हूँ। और फिर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम वोजिन को देखते हैं जो कि वो भी अब 30 साल का है, बट यहाँ इसने अपना गेटअप बिल्कुल चेंज कर रखा है क्योंकि अब इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यानी ना ही अब ये हंसता है, ना ही किसी से मिलता है और ना ही किसी से बात करता है, बस अपनी ही अलग एक दुनिया में रहता है। और साथ ही अब ये कोरिया में भी नहीं। कि तभी इसके पास इसकी फ्रेंड कांगी की कॉल आती है जो कि इसकी बॉस भी है, जो पहले तो वोजिन की ऐसी हालत देखकर डर जाती है मगर फिर बोलती है कि तुम्हें 6 महीने हो चुके हैं छुट्टी पर गए हुए, क्या तुम्हें वापस काम पर नहीं आना? तो ये सुन वोजिन कांगी की बातों को इग्नोर करने लगता है और कॉल कट कर देता है। देन वोजिन के पास उसकी बड़ी सिस्टर की कॉल आती है जो कि पहले तो वो भी वोजिन की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरी तरह शॉक थी, मगर फिर उसे बताती है कि मैं वर्क की वजह से कुछ मंथ के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, इसलिए तुम वापस कोरिया आकर हमारे पुराने वाले घर में रहो। जिस बात के लिए पहले तो वोजिन मानता नहीं, पर जब बात चैन की देख रेख पर आती है तो तब जाकर वोजिन वापस कोरिया आने के लिए मानता है। साथ ही वोजिन की सिस्टर ये भी बताती है कि मैंने तुम दोनों के लिए एक मैड भी रखी है जो तुम दोनों का सारा काम करेगी। तो ये सुन वोजिन इस बात के लिए बिल्कुल भी मानता नहीं क्योंकि उसको अजनबियों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। बट वोजिन की सिस्टर वोजिन की बिना पूरी बात सुने कॉल कट कर देती हैं। देन वोजिन उठता है और अपने डॉग को प्यार करने लगता है जो कि वही है जो 13 साल पहले सियोरी का था। पर अब ये डॉग वोजिन के पास कैसे आया ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि वोजिन के पास आज भी वही पेंटिंग कंटेनर है जिसके अंदर उसने सियोरी की पेंटिंग रखी हुई है। वेल नेक्स्ट सीन में अब हमें वोजिन की सिस्टर के बेटे यानी चैन को दिखाया जाता है। यानी ये वही है जो पहले हमेशा वोजिन के साथ रहा करता था, पर अब ये पूरे 19 साल का हो चुका है। वेल चैन एक हाई स्कूल स्टूडेंट होने के साथ साथ रोइंग टीम का कैप्टन भी है जिसका टारगेट है इस साल होने वाले नेशनल कंपटीशन में जीतना। यहाँ हमें चैन के 2 फनी दोस्तों को भी दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम है डियोक्सू और दूसरे का वोंग। वेल चैन अपने कोच की स्पीच सुनने के बाद बोलता है कि मैं बहुत ही मोटिवेशनल फील कर रहा हूँ। तो इस पर डियोक्सू से याद दिलाता है कि दिल राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड होता है। वोंग पूछता है कि कब से? तो ये सुन डियोक्सू वोंग के मुँह पर स्प्रे मारने लगता है और बोलता है कि अब से। चैन को जब पता चलता है कि उसके अंकल यानी वोजिन वापस कोरिया आ रहे हैं तो ये सुन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को ट्रीट देने के लिए बोलता है। तो ये सुन उसके दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सियोरी की थेरेपीज करवाई जाती हैं जिन्हें वो काफ़ी अच्छे से करवा रही थी और धीरे धीरे चलने की भी कोशिश करती है। पर जब वो नीचे गिर जाती है तो तब भी वो हार नहीं मानती और पूरी कोशिश करती है चलने की।
फिर जब उसकी नर्स उसे मेडिसिन देना आती है तो तब वो अपनी नर्स से बहुत सारे सवाल करने लगती है कि क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमी ठीक है और मेरे अंकल आंटी कब मुझे यहाँ से लेने आ रहे हैं। जिस पर नर्स काफ़ी सोचने के बाद बोलती है कि हाँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यानी सुमी बिल्कुल ठीक है, यानी उसको एक्सीडेंट में कुछ नहीं हुआ था, ऐसा मैंने नेट पर सर्च करके पता किया। एंड तुम्हारे अंकल आंटी भी बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। तो ये सुन सियोरी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और वहीं दूसरी तरफ वूजिन कोरिया की फ्लाइट में था और अपने डॉगी से बातें कर रहा था जो कि एक बैग के अंदर बंद है। जिससे जब जैसी एक लड़की उसके डॉगी की एज पूछती है तो इस पर वो जल्दी से अपना फेस कवर करके बोलता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि वूजिन को किसी से भी बात करना पसंद नहीं है। फिर जब वो एयरपोर्ट पर आता है तो वहाँ आकर वो डायरेक्ट सभी चीज़ों को मापने लगता है, फिर चाहे वो डस्टबिन ही क्यों ना हो, क्योंकि वूजिन की एक गंदी हैबिट है हर चीज़ को अच्छे से मापने की। देन वो दो लड़कियों को भी धक्का देके साइड में हटाकर वहाँ भी रखी सभी चीज़ों को मापने लगता है, जिसको सभी किसी साइको की तरह देख रहे थे। और वहीं सियोरी जो कि अपने रूम में थी, तभी वो देखती है कि उसका फेस एक दूसरी पेशेंट ने खराब कर दिया है। इसलिए सियोरी जल्दी से वॉशरूम जाकर अपना फेस वॉश करती है, जहाँ उसे एकदम ही अपने अंकल आंटी की याद आने लगती है। और फिर यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब सियोरी के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो इस दुनिया में बहुत ही अकेली रह गई थी, तो तब सियोरी के अंकल ने उससे प्रॉमिस किया था कि अब से वो हमेशा सियोरी का ध्यान रखेंगे। और साथ ही सियोरी की आंटी ने भी उसे एक डॉग गिफ्ट किया था। एंड साथ ही जब सियोरी का वायलेंट परफॉर्मेंस हुआ करता था तो तब तक सियोरी की अंकल आंटी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे और उसे ज़ोर ज़ोर से चेयर अप भी किया करते थे। जिन सभी बातों को सोच कर वो अपने अंकल आंटी को यहाँ और भी ज़्यादा मिस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिनका नाम है जेनिफर, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही मेड है जिन्हें वूजिन की सिस्टर ने वूजिन और चैन की देखरेख के लिए रखा है। कि तभी उनके पीछे पीछे वूजिन भी चलने लगता है। तो अब क्योंकि इन दोनों की ही लोकेशन सेम है, इसलिए मिस जेनिफर को लगता है कि यह आदमी उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो तभी रुककर पीछे मुड़ती हैं और फिर ग्रीन ऑनियन निकाल कर वूजिन को लगातार मारने लगती हैं और बिल्कुल भी रुकती नहीं, क्योंकि उनको भी वूजिन दिखने में बिल्कुल एक साइको की तरह लग रहा था। दूसरी तरफ सियोरी जो कि हॉस्पिटल के गार्डन में थी एंड अपनी नर्स को देखकर हाय करती है ताकि उनसे फिर से अपने अंकल आंटी के बारे में पूछ सके, बट नर्स सियोरी को देखकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसके पास खुद सियोरी को सच बताने की हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से सियोरी को अपनी नर्स पर शक होने लगता है कि ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। देन जब वो हॉस्पिटल के अंदर आती है तो तब वो दो आदमियों की बातें सुनती है जो कि कह रहे होते हैं कि अब हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस हाई इन हॉस्पिटल में है, यानी वही हॉस्पिटल जो कि सियोरी के घर के पास है। इसलिए ये बात सुनकर सियोरी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ वूजिन, जिसकी मिस जेनिफर ने मार मार के आंख फोड़ दी थी, इसलिए वो अपनी आंख की सिकाई करता है और मिस जेनिफर उससे माफ़ी मांगती है, पर यहाँ वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह बोल रही थी क्योंकि वो एक बहुत ही प्रोफेशनल हाउसकीपर है, जिनको वूजिन इट्स ओके कहकर वापस अपने घर से चला जाता है और फिर अपने घर से बाहर आकर अपने कानों में एयरबड्स लगा लेता है ताकि रास्ते में कोई भी उससे बात ना करे। दूसरी तरफ हमें एक वैन को दिखाया जाता है जो कि हाई इन हॉस्पिटल के सामने आके रुकती है, जिसके अंदर सियोरी छुपी हुई थी क्योंकि उसको कैसे भी करके जल्द से जल्द वापस अपने घर पहुंचना है। पर जब जैसी वो रोड पर आती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर कुछ भी समझ नहीं पाती क्योंकि वहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका था, यानी जो बिल्डिंग्स पहले छोटी छोटी थी वो अब बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं और यहाँ तक कि सभी डायरेक्शंस के नाम भी चेंज कर दिए गए हैं। इसलिए सियोरी ये सब देखकर हैरान थी। फिर जब वो रास्ते में आने जाने वाले लोगों को नोटिस करती है तो वो देखती है कि सभी के हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल है, यानी एक तरह से बाहर आकर सियोरी को ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे वो फ्यूचर में आ गई हो। दूसरी तरफ हमें रोज नाम की हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि चैन की क्लासमेट है और चैन को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करती है, बट चैन रोज की कॉल्स को इग्नोर कर रहा था कि तभी वूजिन भी वहां आ जाता है और अब क्योंकि वूजिन की बैड हैबिट है हर चीज को नापने की, इसलिए वो तभी उस बेंच को भी मापने लगता है जिस पर रोज बैठी हुई थी। रोज को लगता है कि ये कोई बदमाश इंसान है जो उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भी मिस जेनिफर की तरह तभी वूजिन को बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देती है
और कहती है कि अच्छा मेरे लेग्स टच करने हैं तेरे को, रुक मैं अभी तेरे को सबक सिखाती हूँ बदमाश इंसान। जिसे इतनी बुरी तरह पिटते हुए सियोरी भी देख लेती है और कहती है कि शायद अब कोरिया सेफ नहीं रहा और फिर वहाँ से भाग जाती है कि तभी कांगी भी वहाँ आ जाती है और रोज को रोकने की कोशिश करने लगती है, ये बताते हुए कि तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यानी ये आदमी कोई बदमाश नहीं। पर रोज तब भी रुकती नहीं और वूजिन को मारने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि तभी वूजिन फिर से मौका देखते ही सभी चीजों को मापने लगता है, जैसे उसके लिए जान से ज्यादा चीजों को मापना जरूरी हो। जिसे ऐसा करता देख रोज कहती है कि जरा देखो तो इस बेशरम इंसान को, इसे तो कोई डर ही नहीं है मेरा, रुक जा अभी मैं सबक सिखाती हूँ, तूने गलत लड़की से पंगा ले लिया। जिसे कांगी फिर से पूरी कोशिश कर रही थी रोकने की, क्योंकि उसको वूजिन की बैड हैबिट्स के बारे में सब अच्छे से पता है। और वहीं वूजिन सब चीजों को मापने के बाद अपना आराम से आगे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट सीन में कांगी वूजिन के ऊपर चिल्लाती है कि क्या तुम ये नहीं कह सकते थे कि मैं एक साइड डिजाइनर हूँ, इसलिए मुझे हर चीज को नापने की आदत है, कम से कम तुम्हें अपने बचाव के लिए तो लोगों से बात करनी चाहिए। जिस पर भी वूजिन कुछ नहीं कहता और बस अपने काम पर फोकस करता है। तो ये देख कांगी बहुत जोर से वूजिन के ऊपर चिल्लाती है। और वहीं सियोरी अब भी अपना घर ढूंढ रही थी जहां उसको अपना नेबरहुड तो मिल जाता है, पर वहां की हर चीज चेंज थी, यानी हर जगह बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी। कि तभी फाइनली सियोरी को अपना घर दिखता है जो कि बाहर से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। इसलिए अपना घर देख सियोरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और भागती हुई अपने घर के पास आती है। पर जब जैसे ही उसने डोरबेल बजाई तो तब सामने से मिस जेनिफर की आवाज आई कि कौन, जिसे सुन पहले तो सियोरी हैरान थी कि भला ये कैसा सिस्टम है, मगर फिर बताती है कि मैं इस घर के अंदर रहने वाली फैमिली की पार्ट हूँ। तो ये सुन मिस जेनिफर डोर अनलॉक कर देती हैं। सियोरी अंदर आकर मिस जेनिफर को बताती है कि मुझे अपने अंकल से मिलना है, जिस पर वो कहती है कि अभी आपके अंकल घर में नहीं, पर मुझे बताया गया था कि सर वूजिन के अलावा एक और फैमिली मेंबर इस घर में रहेगा। यानी मिस जेनिफर यहाँ सियोरी को चैन समझ रही होती हैं, इसलिए वो सियोरी को घर के अंदर आने की परमिशन दे देती हैं। घर के अंदर आकर सियोरी एक बार फिर शॉक थी क्योंकि वो पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका था। पर जब जैसे उसे अपना डॉग यानी फैंग दिखा तो ये देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और डॉग भी सियोरी को पहचान कर जल्दी से उसके पास आ जाता है। मिस जेनिफर ये देखकर कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये लड़की इस घर की ही मेंबर है। और वहीं सियोरी भी अपने डॉग को देखकर अच्छे से कंफर्म हो जाती है कि हाँ मैं बिल्कुल राइट प्लेस पर आई हूँ। पर जब थोड़ी बहुत देर के बाद वो वीकनेस की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है तो तब मिस जेनिफर सियोरी को अपने हाथों में उठाकर रूम तक लेकर जाती हैं। दूसरी तरफ चैन अपने दोनों दोस्तों के साथ था जहां ये तीनों भर के फ्राइड चिकन खा रहे होते हैं। वेटर अंकल कहते हैं कि मुझे इतने साल हो गए यहाँ काम करते हुए, पर मैंने कभी किसी को इतना ज्यादा खाते हुए नहीं देखा। तो ये सुन वो तीनों इस बात को अपनी तारीफ समझकर खुश होने लगते हैं। अभी कुछ साइकिल्स आपस में टकराकर गिर रही थी जिन्हें चैन भागता हुआ जाकर रोकता है क्योंकि उसे एक टिनी चिक की जान बचानी थी। डियोक्सू और वांग उससे पूछते हैं कि अब तुम इसका क्या करोगे, जिस पर वो कहता है कि अब मैं इसे पाल पोस के बड़ा करूंगा क्योंकि ऊपर वाले ने इसे मेरे हाथों से बचवाया। और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वूजिन वापस घर आता है जिसे जब जैसे मिस जेनिफर ने बताया कि आपके रिलेटिव जो आने वाले थे वो ऊपर हैं, तो ये सुन वूजिन काफी ज्यादा खुश होकर चैन से मिलने जाने लगता है। बट चैन घर के बाहर था जो कि खुद से डोर अनलॉक करके घर के अंदर आ जाता है और फिर घर के अंदर आने के बाद सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। और वहीं वूजिन सियोरी को सोता देख समझता है कि ये चैन है जो कि सो रहा है, इसलिए वो उसको उठाने की कोशिश करता है। पर जब वो उठता नहीं तो तब वूजिन चैन को अपने पुराने वाले तरीके से उठाने की सोचता है, यानी वो सियोरी को चैन समझकर डायरेक्ट सियोरी के पास आकर उसे किस कर लेता है। कि तभी चैन भी वहाँ आ जाता है और लाइट्स ऑन करके हैरानी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये सुन सियोरी भी जाग जाती है और फिर जब जैसी वो वूजिन को देखती है तो उसे देख उसको याद आता है कि ये तो वही बदमाश इंसान है जो सुबह उस लड़की से पिट रहा था। इसलिए सियोरी बहुत जोर से चिल्लाते हुए वूजिन का फेस पकड़ लेती है और फिर उसके फेस को बहुत बुरी तरह घुमाने के बाद धक्का देके दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो।
क्या मैं अभी पुलिस को फोन करूं? जिस पर वो दोनों हैरानी से कहते हैं कि तुम्हारा घर? अरे भाई, ये तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा घर है, इसलिए तुम बताओ कि तुम कौन हो। कि तभी शोर सुनकर मिस जेनिफर भी वहां आ जाती है, जिन्हें देख चैन हैरान था और हैरानी से पूछता है कि अब ये कौन? जिस पर वो बताती है कि मैं मिस जेनिफर हूँ, इस घर की न्यू हाउसकीपर। सियोरी मिस जेनिफर से पूछती है कि ये दोनों कौन है, तो वहीं वूजिन और चैन का भी मिस जेनिफर से यही सवाल था कि ये लेडी कौन है। बट सभी को हैरान देख मिस जेनिफर भी कंफ्यूज थी। कि तभी मौके का मजा लेने ड्योक्सू और वोंग ये दोनों भी वहां आ जाते हैं और चैन के अंकल यानी वूजिन को देखकर हैरान होने लगते हैं। फिर सभी लोग एक साथ हैरानी से सियोरी की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर ये है कौन और उनके घर को अपना क्यों बता रही है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।